नमस्कार जी भाई, आपको भी और आपके चैनल को और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और होली के इस पर्व पे आपके सभी दर्शकों को और पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि हर त्यौहार पर एक तो अपने किसान मसैया महापुरुषों को भी याद करना ज़रूरी है, उनको नमन करके, और सभी भाई अपने धरणों पे ये त्यौहार मनाने का काम करें। त्यौहार तभी अच्छा लगता है तब भाइयों के बीच में होते हैं। हमने भी अपनी शुरुआत रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम के चरणों में अपना मस्तक टेक के और आज त्यौहार की शुरुआत की है। और यहाँ भाइयों के बीच में बैठे हैं, ये टीकरी बॉर्डर पर गांव डीगल का एलाउद खाप का टेंट है, यहाँ बैठे हैं भाइयों के पास। प्रधान जी, ये बताइए, बंगाल और राजस्थान हर एक प्रदेश का आप दौरा करके आए हो, कैसा माहौल और कितनी भीड़ देखने को मिल रही, लोगों का कितना प्यार मिल रहा? देखो, बंगाल के दौरे पे हम 3 दिन थे, वहाँ भी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। अभी परसों हम उत्तराखंड थे, उत्तराखंड पोंटा साहिब में हम रात को रुके थे। और उसके पास में जगह है हरबटपुर, विजयनगर ज़िला देहरादून पड़ता है। वहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छी पंचायत हुई है, जिसकी संख्या करीब 60,000 आदमियों की संख्या थी और लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उसमें पहाड़ी क्षेत्र के भी काफ़ी आदमियों ने आने का काम किया है। और ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ये खाली किसान पे सीमित नहीं, किसान, कमेरा, एक छोटा दुकानदार, व्यापारी, इसमें सभी लोग शामिल हैं। और ये पूरे देश की लड़ाई है, ये जन आंदोलन बन चुका है। उसके बाद में हमने पंचायत की, इसमें क्या नाम है, राजस्थान के दौसा में, वहाँ से 650 किलोमीटर का हमने रात को सफ़र किया। चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ में हर पंचायत में होते हैं। अभी हम गुजरात भी जाने का काम करेंगे 4 और 5 तारीख में। उससे पहले हमारे नेताओं को वहाँ गिरफ्तार करने का भी काम किया। लेकिन हम इस चीज़ से नहीं डरते। अगर हमारे को जेल होगी तो भी हमारे को स्वीकार, अपने भाइयों के लिए अगर जेल होती है और एक किसान के लिए अगर जेल होती है तो हम जेल भी स्वीकार करेंगे। लेकिन हम कानून के दायरे में रह के पूरे देश को जगाने का भी काम करेंगे और अपनी मांगें मनवाने का भी सरकार से काम करेंगे। और जो राजस्थान के दौसा में जो हमारी पंचायत हुई है, वो भी एक भारी पंचायत हुई है। वहाँ भी सभी भाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये शुरुआत में कहते थे ये एक जात बरादरी का आंदोलन है, ये एक धर्म का आंदोलन है। अभी मैं आपको दौसा की बताऊं तो वहाँ मीणा बरादरी ने पूरी अगुवाई की है और सबसे ज़्यादा संख्या वहाँ मीणा बरादरी की थी। 50,000 की संख्या में कम से कम 30 से 35,000 खाली मीणा बरादरी के हमारे भाई थे। तो ये आंदोलन एक ऐसा रूप ले चुका है। अब ये बीजेपी सरकार वाले हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। ये पहले कहते थे एक बरादरी का है, उससे पहले कहते थे कुछ सरदारों का आंदोलन है, अब ये कहने लगे ये उत्तर भारत की कुछ स्टेटों का आंदोलन है। और हमने ये चीज़ ठान ली है कि हम तब तक रुकने वाले नहीं। पहले इन्होंने एक जात बरादरी की, फिर इन्होंने 1-2 स्टेट का आंदोलन का, अब ये उत्तर भारत की 3-4 स्टेटों का आंदोलन कहते हैं। लेकिन हम उस दिन तक दम लेने वाले नहीं, तब तक इनके मुंह से ये नहीं कहलवा देंगे ये कश्मीर से कन्याकुमारी, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये पूरे भारतवर्ष का आंदोलन है। ये इनके मुंह से कहलवा के हम दम लेने वाले हैं। 5 राज्यों पे इसका कितना असर पड़ेगा? इलेक्शन का जो किसान महापंचायतें हुई, इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखो, ये ठगे हैं, लोग इनको समझ चुके हैं। ये धर्म के नाम पर, जात बरादरी के नाम पर इन्होंने अनेकों बार ऐसे काम किए हैं। ये पूरी जनता के, पूरी दुनिया के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री जी को आपने बांग्लादेश में देखा होगा, वो कहने लगे कि मेरा भी बांग्लादेश की आज़ादी में मैं भी जेल गया, मतलब मैं भी उस आंदोलन में था। तो ये सारे देश ने पढ़ लिए हैं और सारे देश को ये पता चल गया कि ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कोई जेल नहीं गया, कोई आंदोलन नहीं हुआ, वो हमारी फोर्सेज ने वो काम किया था। और पूरे देश के सामने ये बार बार अनेकों बार इन्होंने झूठ बोली। प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये भी कहा है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अभी मैं एमएसपी के बारे में पूछता हूँ। एमएसपी हमारे हरियाणा पंजाब में, चलो आप
हमने मान लिया। अभी जो राजस्थान वाले भाई हैं उनका बाजरा आज 11-16 हज़ार रुपये बिक रहा है। तो कहाँ पे एमएसपी है? एक देश में दो तरह का चरित्र ये नहीं चलने वाला। एक देश है, समान कानून बनाओ। और हम लोग इनको कहते हैं कि एमएसपी की हमारे को लिखित में गारंटी, एक कानूनी हल्दीनामा पहना के दो। ये लोग बातों से इस खाली पेट भरना चाहते हैं। थी है रहेगी। अगर एमएसपी थी तो राजस्थान वाले भाइयों का बाजरा आज 1000 और 1100 रुपये क्यों बिक रहा है? हमने उड़ीसा का दौरा किया। उड़ीसा में खाली धान की एक फसल होती है, वो भी खाली बारिश के टाइम पे, और अब तक उनके सभी खेत ऐसे ही पड़े हैं, जुताई तक वहाँ नहीं होती क्योंकि खाली एक धान की फसल होती है। और उनका धान अगर एमएसपी पे बिकता तो उनका धान 1850 रुपये बिकता उनका चावल। आज उनका चावल जो उन्होंने बेचा था वो 900 और 1000 रुपये बिका है। तो एमएसपी कहाँ है देश में? आप बताओ कहाँ पे है? अभी हम मध्य प्रदेश में गए, उन भाइयों का गेहूँ 1500 रुपये बिका। तो एमएसपी कहाँ है? तो बहुत चीज़ों में पूरे देश का किसान समझ चुका है, बहुत घाटा होने लग रहा है। हम कर्नाटक में गए, कर्नाटक में हमारी 5 पंचायतें हुई। किसी भी पंचायत की संख्या हमने खुद, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा, खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी सिटी में हमने वहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा बड़ी पंचायत करने का काम किया। और लोगों में वहाँ जोश है और बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और उन भाइयों ने ये भी कहा अगर ट्रेन चलती होती तो वो आज आपको दिल्ली मिलते। लेकिन हमने ये कहा जिस दिन भी प्रदर्शन करेंगे आप अपना बेंगलोर में करना, हम वहाँ दिल्ली प्रदर्शन करेंगे। जो भी जैसा भी संयुक्त मोर्चे का आदेश होगा। तो सभी भाइयों ने बढ़ चढ़ कर वहाँ प्रोफेसर एमडी नजुंडा स्वामी बहुत ही बड़े किसान नेता हुआ करते थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम के, वो भी बहुत बड़े लीडर थे। तो उनका देहांत होने के बाद उन्हीं की उससे निकल के और 25 से 30 संगठन बन गए थे। और कभी भी वो संगठन आपस में इकट्ठे नहीं हुए। ये पहली बार हुआ है। चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ हम वहाँ गए, 25 के 25 संगठन एक मंच पे आए और सभी आज एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और जो भी आदेश आगे संयुक्त मोर्चा का होगा तो 25 के 25 संगठनों ने ये कहा हम उसी दिशा निर्देश पे काम करने का काम करेंगे। तब चौधरी राकेश टिकैत ने उनसे पूछा, जहाँ भी जाते हैं सभी भाई हाथ उठा के कहते हैं आप जिस दिन बुलाओगे उसी दिन आने के लिए तैयार। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहता हूँ। हमने जितनी पंचायतें राजस्थान में की, राजस्थान की पंचायत जो झुंझुनू हमने पंचायत की, उसमें 70% संख्या मुसलमान भाइयों की थी। आज देश में इस प्रकार की कोई बात नहीं रही। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई वाला दौर दोबारा आ गया। हमारा इस चीज़ से नुकसान तो बहुत हुआ आंदोलन से, लेकिन हमारे को एक चीज़ की बड़ी खुशी है, जो कि जिस चीज़ का की कोई मूल्य नहीं, एक इतनी बड़ी चीज़ हमने पाई है, आपस का भाईचारा। आज पंजाब वाले भाई आगे से आते हैं, वो सत श्री अकाल कहते हैं, हम उनको राम राम करते हैं। वो हमारे को राम राम करते हैं, हम उनको सत श्री अकाल बोलते हैं। आज मुसलमान भाई आगे से आता है, हम उसको वालेकुम सलाम बोलते हैं, हमारे को राम राम बोलता है। तो एक अनोखा भाईचारा कायम हुआ है। और आज किसान वर्ग पूरा समझ चुका है किसान का मेरा। किसान सब तभी पूरा होता तब उसके साथ का मेरा होता है, क्योंकि किसान और कमेरे का, किसान और मजदूर का दामन और लामन वाला साथ होता है। दामन फट जाता, लामन उसको नहीं छोड़ती। तो ये भाईचारा एक अनोखा भाईचारा बना है। ये हम आगे इन लोगों के बहकावे में भी नहीं आने के। रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम कहा करते थे, बोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन ले पहचान। तो हमने अब दुश्मन भी पहचान लिए हैं। और दुश्मन पहचानने का मतलब सर छोटूराम का था अपने पराये की पहचान कर लो। तो आज हमने अपने पराये की भी पहचान कर ली है। हम उस रास्ते से भटक गए थे। चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था कि भाई किसी को भी वोट दे देना, लेकिन इनके बहकावे में मत आना। वो कहीं ना कहीं हमारे से चूक हुई थी। हम लोग कहते हैं सर छोटूराम अमर रहे, सर चौधरी चरण सिंह अमर रहे, लेकिन अमर एक विचारधारा होती है। अब हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं। हमने उनकी विचारधारा को अमर रखना है और अपने महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर इन लोगों को सबक सिखाने का हमने काम करना है। और आज मैं आप लोगों को बताऊं, ये हर चीज़ का निजीकरण करते चल रहे हैं। निजीकरण, आज इन्होंने रेल बेच दी अंबानी अडानी को, आज इन्होंने अडानी को रेल बेच दी, आज इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया अंबानी अडानी को। आज इन्होंने
हमारी रोडवेज बेच दी। आज इन्होंने जितने हमारे रोड है सभी बेचने का काम किया है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज़ बताता हूँ, जो ये हर चीज़ का प्राइवेट, हर चीज़ को ये बेचने का काम कर रहे हैं, हर चीज़ को प्राइवेट करने का, निजीकरण करने का काम कर रहे हैं, इसका बड़ा ही नुकसान होता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे जियो कंपनी आई तो हमारे को फ्री सिम का लालच दिया गया। तो जिस घर में एक फ़ोन था, खाली 100-200 रुपये बिल आता था, अपना काम चलता था, हम लोगों ने वो सिम अपने कूड़े में डाल के हमने घर में 4-4, 5-5 फ़ोन कर लिए। और तब हमारे को उसकी लत लग गई, तो आज 599 में रिचार्ज हो रहा है। तो एक घर में 2-3 हज़ार का खर्चा खाली मोबाइल का पड़ गया, खाली उसका रिचार्ज का पड़ गया। तो ये लोग हमारे को ऐसे ही, और उसका दूसरा दुष्प्रभाव क्या पड़ा, BSNL सरकारी कंपनी थी, हमारे लाखों भाई उसमें कारोबार कर रहे थे, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, अपने घर बैठना पड़ा, और आगे के लिए भी वहाँ नौकरियाँ ख़त्म हो गई। आज BSNL का ताला लगने की कगार पे है और हमारे ऊपर ये अतिरिक्त भारी बोझ पड़ा। तो ये लोग हर चीज़ में ऐसे ही करेंगे। अब मैं आपको रोडवेज के बारे में बताना चाहता हूँ। रोडवेज जैसे हमारी बसों का निजीकरण हुआ है, उसका नुकसान क्या है, आज उसका नुकसान पड़ रहा है। आज हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे बुजुर्ग, जिसकी टिकट नहीं लगती, आधी लगती है, उनको ये लोग प्राइवेट बसों वाले बैठाने में खुश नहीं, समर्थ नहीं। हमारा बुजुर्ग आदमी कहीं भी याद कर देता था तो सरकारी बस वाला उसको, बुजुर्ग को वहीं से बैठाने का काम करता था। ये खाली स्टैंडों पे भी नहीं रोकने का काम कर रहे। और जहाँ हमारे विद्यार्थी अपने पास के जरिए कॉलेज और स्कूलों में जाया करते थे, उनको भी ये बैठाने का काम नहीं करते, उनमें भी इनको बड़ी दिक्कत आती है। और इसका एक नुकसान और सरकार को बहुत भारी है, जो इन लोगों को रूट दिए गए हैं, इनको सभी अच्छे रूट दिए जाते हैं और इनकी बसें फास्ट चलाई जाती है और सरकारी बसों को रोक के रखा जाता है। ऐसे ही ट्रेनों में जो ट्रेनें प्राइवेट कर दी गई, उनके चक्कर सीधे लगेंगे, वो फ्री सिग्नल रहेंगी और उनको एक्स्ट्रा लाभ पहुंचाने का वो लोग इनको दलाली देते हैं। वो लोग इनको सभी उद्योगपतियों के घर भरने वाला काम इसमें प्राइवेटाइजेशन में होगा, इसमें निजीकरण में होगा। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूँगा। प्राइवेट होने में हमारे को नुकसान क्या है। अभी इनकी नज़र खेती पे है। ये लोग रोटी को तजूरी की वस्तु बनाना चाहते हैं। ये लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी मार दोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। हम लोग इनको कहना चाहते हैं अगर किसान को मार दोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। तो एक उदाहरण मैं इनको और भी देना चाहूँगा। एक बोल्विया नाम की कंट्री है जो बिल्कुल अमेरिका के साथ लगती हुई कंट्री है और गरीब देश है। बोल्विया में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। यूँ मान लो जिसके अधिकार क्षेत्र में पानी है वो देश का राजा है किस्म से। तो वहाँ पे पानी का निजीकरण करने की बात आई और पानी का निजीकरण एक सैम्पा नाम की कंपनी को उसका टेंडर दिया जाने लगा। तो वहाँ पे लोगों ने विरोध किया और बहुत लंबा वहाँ आंदोलन चला। ये सन 1999 की बात है। संघर्ष चला तो 2000 में आके वहाँ जो जल युद्ध में जो नेता थे उनको मनाया गया और उनको संतुष्ट किया गया कि हम ये रेट नहीं बढ़ाएंगे, ये किया जाएगा, कुछ दिन के लिए होल्ड किया जाएगा, जैसे इन्होंने यहाँ कहा था कि 1.5 साल के लिए हम होल्ड कर देते हैं। तो किसी भी तरीके से वो आंदोलन रोक दिया गया और फिर वहाँ पे सन 2000 में सैम्पा नाम की कंपनी को पानी का निजीकरण और उसको टेंडर दिया गया। तो उसके बाद देखने में रिजल्ट ये आए, कुछ 1-1.5 साल तक मामला ठीक ठाक चला। उसके बाद दिन प्रतिदिन हर 6 महीने बाद पानी के रेट बढ़ाने शुरू कर दिए और पानी के रेट उन्होंने मनमानी लूट खुली शुरू कर दी। 20 से 25 गुना वहाँ पे रेट बढ़ाने का काम 6 साल के अंदर 25 से 30 गुना तक रेट बढ़ाने का काम सैम्पा नाम की कंपनी ने किया। वहाँ लोगों में इतना जोश हो गया और इतना सिस्टम बन गया कि लोगों से सहन नहीं हुआ, इतना भारी अतिरिक्त बोझ पड़ा और लोगों ने एक किस्म से वहाँ क्रांति आ गई और 2006 में वहाँ की सरकार को भी पलटने का काम किया और 2006 में दोबारा से पानी का जो निजीकरण था वो तोड़ के सरकार के हाथों में दिया गया। तो ये मैं अपने भाइयों को यही बात बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगी तो इनके हाथों में आ जाएगी तो अपनी मनमानी लूट करना शुरू कर देंगे। अभी इनकी क्या पॉलिसी है। अभी कश्मीर में सेब खरीदने व्यापारी गए,
जो इन्होंने कंपनियों को टेंडर दिया गया, वहाँ पे जो सेब लेने वाले थे वो 20 रुपये ले रहे थे या 15 रुपये ले रहे थे, तो इन्होंने 4 और 5 रुपये का रेट उनसे बढ़ाकर वहाँ से सेब खरीदने का काम किया और उनका बोरिया बिस्तर बिल्कुल बंद हुआ गया। आज ये मनमाने भाव में अपनी लूट मचा रहे हैं। तो यही बात है, हर चीज़ में इतना डिफरेंस है। अभी राजस्थान में बाजरा 1100 रुपये बिकता है और आप अंबानी, अडानी या किसी भी वालमार्ट से कहीं से भी आप बड़े मॉल से अगर 1 किलो आटा लोगे तो 80-90 रुपये से शुरुआत है कंपनियों की और 150 रुपये तक बाजरा का 1 किलो आटा हमारे को मिलता है। तो इन लोगों की ये खुली लूट है। ये लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और किसानों की गर्दन पर पैर टेकने का ये काम कर रहे हैं। और किसान अब समझ चुका है, अब इन लोगों की बातों में हम नहीं आएंगे। और अब पूछो तो मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि अपनी होली धरनों पे आगे मनाएं और बचेगा किसान तो बढ़ेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, राम राम।